जय हिंद। वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो 25 मार्च को जो एम्बुश हुआ है सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन पे। तो सीआरपीएफ का जो कोबरा बटालियन है ये एक एलीट फोर्स बटालियन है जो कि सिर्फ ऑपरेशंस और मतलब कि अटैक मोड में ही रहने के लिए बनाया गया है, जो कि न्यूट्रलाइज करता है किसी भी इंटरनल डिस्टरबेंसेस को। इसका फुल फॉर्म ही है कमांडो ऑपरेशन बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। रिजोल्यूट एक्शन मतलब कि हो गया कि ये उस समय एक्शन में आएगा जब भी कि वहां पर कोई रिजोल्यूशन चाहिए, वहां पर जो डिस्टरबेंसेस है उसको न्यूट्रलाइज करना है, कोई भी जो इंटरनल डिस्टरबेंसेस है, इंसर्जेंसी है, उसको न्यूट्रलाइज ही करना है। तो उसके लिए जो है सो सीआरपीएफ बटालियन को बनाया गया है। और ये जो है सो एक एलीट फोर्स है, एलीट विंग है जो कि सीआरपीएफ का है। तो हुआ क्या कि 25 मार्च को ये लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिली स्टेट इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो से कि यहाँ पर कुछ माओवादी एक्टिविटी होने वाली है, कुछ एक्शन होने वाला है। तो वहां पर ये लोग पेट्रोलिंग के लिए और सर्विलांस के लिए गए, लेकिन वहां पर इन्हें पता नहीं था कि वो ऑलरेडी उनके लिए एक ट्रैप है जिसमें कि इनकी बटालियन फंस गई और इन्हें घेर कर चारों तरफ से एम्बुश किया गया। और इस एम्बुश में लगभग जो है सो 22 जवान सीआरपीएफ के मारे गए। कुछ जैसे कि इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है सीआरपीएफ के तरफ से, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि नक्सली भी मारे गए हैं, लगभग 10 से 12 के करीब। लेकिन 22 जो हैं सो हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए। उसके कारण ये थे कि ये एक प्री प्लान्ड अटैक था, मतलब कि कोऑर्डिनेटेड अटैक था माओविस्ट की तरफ से, जो कि मतलब कि दंडकारण्य कम्यून है। दंडकारण्य कहाँ पर है और क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो मारे गए सो मारे गए, उसके अलावा राकेश्वर सिंह मनहस एक कमांडो हैं सीआरपीएफ के। इनको जो है सो उन लोगों ने किडनैप भी कर लिया, कैप्टिव भी ले लिया है। और इसके बाद वहां पर से दंडकारण्य जो कम्यून है, जो उनकी लीडरशिप है माओविस्ट की, वो लोगों ने एक लेटर जारी किया है, एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कि कहा गया है कि सरकार से वो निगोशिएट करना चाहते हैं, इनके रिलीज के लिए वो निगोशिएट करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि उनको कुछ डिमांड्स हैं उनके, जो उनको फुलफिल करवाने हैं गवर्नमेंट से। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए आप मीडिएटर अपॉइंट कीजिए। सेम चीज हुई थी जब सुकमा के उस समय के कलेक्टर एलेक्स पॉल को 2012 में उन्होंने किडनैप कर लिया था। 2 वीक्स के लिए इनको किडनैप करके रखा था और उसके बाद इनके रिलीज के लिए भी 2 निगोशिएटर अपॉइंट किए गए और 2 वीक के बाद इनको विदाउट एनी हार्म रिलीज किया गया था एलेक्स पॉल को। और वो सुकमा के उस समय के कलेक्टर थे। तो एक देखिए हाई लेवल आईएएस ऑफिसर तक को ये लोग किडनैप कर लेते हैं और उसके बाद सरकार से निगोशिएट करते हैं। तो इनकी क्या मतलब कि पहुंच है और मतलब कितना इनका इफेक्ट है उस रीजन में, ये आप लोग जान सकते हैं। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो क्या है कि ये जिस रीजन में भी जो नक्सली है उनका वर्चस्व है वो अंडर डेवलप्ड एरिया है। दूसरी चीज क्या होती है कि ये माइंस एरियाज होते हैं मैक्सिमम, या फिर मिनरल रिसोर्स रिच एरियाज होते हैं और फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं। तो यहाँ पर जब भी जो है सो माइंस के लिए या डेवलपमेंट के लिए जब भी भू अधिग्रहण का काम चालू होता है, लैंड एक्विजिशन का काम चालू होता है, तो वहां पर जो लोकल पीपल हैं, जो वहां की नेटिव जनता है वो और या फिर ट्राइबल्स हैं, वो लोग जो है सो भू अधिग्रहण के अगेंस्ट में रहते हैं, जमीन अपना देना नहीं चाहते हैं। उसके कारण क्या होता है कि खींचतान मचती है जो है ट्राइबल्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जैसे ही टग ऑफ वार शुरू होता है तो फिर बीच में आ जाते हैं माओविस्ट। तो माओविस्ट जो आते हैं वो हमेशा ट्राइबल्स के पक्ष में रहते हैं, वो भू अधिग्रहण के और सरकार के अगेंस्ट में ही मैक्सिमम टाइम रहते हैं। मैक्सिमम टाइम उनको सरकार के अधिकतर पॉलिसीज सही नहीं लगते हैं, उनके हिसाब से वो गलत हैं, क्योंकि वो जो है सोशलिस्ट विचारधारा के, माओविस्ट विचारधारा के हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के, जिसके कारण कि उनको लगता है कि ये जो भू अधिग्रहण हो रहा है ये प्राइवेटाइजेशन है, कैपिटलिज्म है, और वो कैपिटलिज्म के कंप्लीटली अगेंस्ट रहते हैं, जिसके कारण कि वो लोग हमेशा सरकार पे अटैकिंग मोड में रहते हैं। और उनकी जो विचारधारा है कि वो
मतलब ऑथोरिटी फ्रॉम द बैरल ऑफ गन वाले हिसाब से चलते हैं। तो उनका कहना है कि हम लोग जो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑथोरिटी हम लोग नहीं मानेंगे, अपनी कम्यून और अपनी सिस्टम चलाएंगे, और वो जो टेक ओवर ऑफ पावर होगा वो बंदूक के जोर पे होगा। तो इस चीज पे यहाँ पे भी विचारधारा चल रही है इनकी। तो देखिए यहाँ पर ये जो है सो बीजापुर है, ये सुकमा है। सुकमा यहीं के जो डीसी थे उस समय, कलेक्टर थे लेक्स पॉल, 2012 में जिनको कि किडनैप कर लिया गया था। और यहाँ पर ये जो बीजापुर है, और बीजापुर सुकमा बॉर्डर पे इस रीजन में जो है सो यहाँ पर गन बैटल हुई है, गन फाइट हुआ, एम्बुश हुआ सीआरपीएफ के लोगों पे। और यहाँ पर सबसे बड़ी रीजन क्या है, दिक्कत क्या आती है, यहाँ पर आती है दिक्कत कोऑर्डिनेशन की। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, ये तेलंगाना है, उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है। तो ये जो पूरा रीजन है एक तरह से 4-5 स्टेट्स का जंक्शन है, ठीक है। आप 4 स्टेट्स इधर से देख रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ हो गया। तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है जुरिस्डिक्शन की। और कभी भी जो है सीआरपीएफ एक्शन में आती है तो उसके साथ साथ वहां पर स्टेट पुलिस के साथ भी उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि ये जो भी माओवादी हैं इन पे जो है सो कोई बॉर्डर का इशू नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब पुलिस पर्सनल या सीआरपीएफ एक्शन में आती है तो उनके लिए जुरिस्डिक्शन का दिक्कत हो जाता है, कोऑर्डिनेशन का दिक्कत हो जाता है। तो माओवादी क्या करेंगे, अगर उन्होंने कुछ ये रीजन है, ये आपका गढ़चिरौली गोंदिया का रीजन है महाराष्ट्र का, तो यहाँ पे जो है सो कुछ भी अगर ये लोग करेंगे, उसके बाद ये लोग वहां पर एम्बुश या कुछ भी डिस्टरबेंस क्रिएट करने के बाद महाराष्ट्र से शिफ्ट हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में। तो महाराष्ट्र की पुलिस को यहाँ पर इधर जुरिस्डिक्शन का इशू आ जाता है। अगर छत्तीसगढ़ में किया तो महाराष्ट्र, तेलंगाना कहीं भी जा सकते हैं। तो ये 5 स्टेट में ये लोग भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एक स्टेट में ये लोग कांड करेंगे, एक्शन करेंगे और दूसरे स्टेट में चले जाएंगे। तो उसके कारण इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इन पर एक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कोबरा बटालियन को भी भेजा गया है कि ये लोग जो हैं सो यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं विदाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन। बट यहाँ पे उसके बाद भी इशू क्या हो जाता है कि इनको लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उनके साथ समन्वय बैठाना पड़ता है। और यहीं पे जो है सो फिर से जुरिस्डिक्शन का इशू आ जाता है कि अगर वो एक्शन लेने भी गए तो अगर उनका जो है सो महाराष्ट्र के पुलिस में को पहले वहां पर कांड हुआ, उन्होंने एक्शन के लिए उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाया, तब तक माओवादी अगर छत्तीसगढ़ या तेलंगाना में चले आए तो अब इनको इधर पे एक्शन लेना है। तो उसके कारण जो है सो ये इनका इशू चलता रहता है जुरिस्डिक्शन का, जिसके कारण कि ये प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारा इंडिया में जो अफेक्टेड रीजन है, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो है सो ये आप देख रहे हैं नीचे वाला पोर्शन, ये जो है सो दंडकारण्य प्लेट्यू रीजन है, ठीक है। दंडकारण्य प्लेट्यू रीजन है, ये रीजन भी मिनरल रिसोर्स है। यहाँ पर जो है सो आपका दल्ली राजहरा माइंस है, जिससे कि आपका आयरन और सप्लाई होता है आपका बिलासपुर रायपुर रीजन में, जो कि बिलासपुर भिलाई स्टील प्लांट है और यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये जो पूरा रीजन है आप देख रहे हैं, हाईली अफेक्टेड जो रीजन है वो पार्ट है तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, वेस्ट ईस्टर्न महाराष्ट्र का, झारखंड है, सदर्न बिहार है और आपका वेस्ट बंगाल मिदनापुर रीजन, ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारा रीजन है, एक तो डेंसली फॉरेस्टेड रीजन है, ये आपका इंडिया का फॉरेस्टेड लैंड का मैप है। आप ये देख सकते हैं कि ये सारा जो रीजन है आपका, ये डेंसली फॉरेस्टेड रीजन है, ठीक है। ये सारा रीजन जो आप देख रहे हैं माओवादी अफेक्टेड, तो यहाँ पे इनको क्या होता है कि छुपने छुपाने की और ये सब की जगह मिल जाती है। यहाँ पे ये लोग अपना हाइडआउट्स बना लेते हैं, तो फॉरेस्टेड लैंड ये लोग प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि ये सारा जो अफेक्टेड रीजन है, रेड कॉरिडोर रीजन है, ये लगभग 170 डिस्ट्रिक्ट है जो कि 14 स्टेट्स में फैला हुआ है। तो यहाँ पे इनको तो जुरिस्डिक्शन का कोई इशू नहीं होता है। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि जो जनता है डिसग्रंटल्ड कहाँ पर है सरकार से। जनता जो है सो सरकार के अगेंस्ट में कहाँ पर थोड़ा सा भड़कावे के साथ ही उनके साथ हो लेगी और उनको जो है सो सपोर्ट करने लगेगी, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। यही चीज यहाँ पर आप देखिए मणिपुर और आसाम में भी हो रहा है। ये रीजन जो है पहले इन्फिल्ट्रेटेड था, वहां पर जो
यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम हो गया या और भी जो दूसरे ट्राइबल लिबरेशन ग्रुप्स थे, लेकिन माओवादियों का उतना वर्चस्व नहीं था। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो वहां के लिबरेशन ग्रुप्स हैं या इन्फिल्ट्रेट्स हैं, उनके साथ जो है सो कोऑर्डिनेट करके ये अपना धीरे धीरे जो क्षेत्र है वो बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आसाम और मणिपुर में भी धीरे धीरे जो है सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे तो जो है सो पहले से एग्जिस्टेंस में था ही। और यहाँ पे आप ये देखिए कि ये सारा रीजन जो है जो कि माओवादी अफेक्टेड आपको दिख रहा है, ये सारा मिनरल रिसोर्स रीजन है। चाहे आप ईस्टर्न महाराष्ट्र का देख लीजिए, ये कोल रीजन है, ये कोरबा रीजन आपका कोल रीजन है, ऊपर में इधर जो है सो ये बॉक्साइड और रीजन है, फिर झारखंड पूरा आयरन और माइंस और बॉक्साइड कोल सब कुछ है यहाँ पे। फिर सदर्न बिहार है, ये यहाँ पे जो है सो आपका लाइमस्टोन का जो मतलब चूना पत्थर का वो जो है सो रीजन है। उड़ीसा में आपका आयरन और माइंस और कोल है, वेस्ट बंगाल में आयरन और माइंस और कोल है, आंध्र प्रदेश में भी लिग्नाइट कोल का जो है सो आपका ये नीवेली माइंस वगैरह ये सब जो है सो और लाइमस्टोन ये सब का है। तो ये सारा रीजन जो है सो मिनरल रिसोर्स रिच रीजन है, जहाँ पे कि डेवलपमेंट कम है, सिर्फ माइनिंग होता है, लैंड एक्विजिशन होता है। लोकल पीपल जो है सो लैंड एक्विजिशन से डिसग्रंटल रहते हैं, उनको प्रॉपर मुआवजा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कि इनकी जो है सो वहां पर इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि ये जो है सो फॉरेस्टेड रीजन में ही बेसिकली ये सारा है। क्योंकि देखिए जो माइंस वगैरह के जो भी रीजन डेवलप हो रहे हैं वो अधिकतर जो है सो फॉरेस्टेड रीजन में ही है। वहां पर और दूसरी चीज की डेवलपमेंट हुई नहीं थी। माइंस मतलब कि मिनरल रिसोर्सेज पाए गए, माइनिंग चालू हुआ, तो वहां पर जो ट्रेडिशनल लैंड ओनर्स थे, ट्राइबल्स थे, उनको जो है सो सबसे पहले उनका जो डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट, उनको वहां से विस्थापित करने का और दूसरी जगह पे वहां उनको बसाए जाने का जो तरीका है वो प्रॉपरली सही से फॉलो नहीं किया गया, जिसके कारण कि उनको सबसे पहले इस चीज से सरकार से मतलब की दिक्कत हुई। तीसरी चीज क्या हो गई कि यहाँ पे उनको प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला, प्रॉपर नौकरी नहीं मिली, पढ़ाई लिखाई की स्थिति, उनकी लिटरेसी की स्थिति सही नहीं है। तो सब इन सब चीजों के कारण, और ऊपर से क्या है कि जो उनका एक लाइवलीहुड का सोर्स है, जो लैंड है, वो भी जो है सो अब जा रहा है। इसके कारण कि वो होते हैं क्या कि सरकार से डिसग्रंटल्ड हो जाते हैं, उसके कारण जो है सो यहाँ पे फिर माओइस्ट का यहाँ पे वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगता है। माओइस्ट यहाँ पे आते हैं और उनके साथ जो है सो ट्राइबल्स के साथ ये अपना कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं और लैंड एक्विजिशन और इन सब चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, माइनिंग शुरू नहीं होने देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और ट्राइबल्स जो है सो इनको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं। तो ये परिस्थिति बनी हुई है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी तो फिलहाल जैसे है कि राकेश्वर सिंह मनहस को छुड़ाने के लिए अभी जो गवर्नमेंट को अब निगोशिएट करना पड़ेगा, वो उनके कैप्टिविटी में है। अभी अब जैसे एलेक्स पॉल के समय में हुआ था कि निगोशिएटर जो है सो अपॉइंट किए गए थे, निगोशिएट करना पड़ेगा, उनकी क्या डिमांड्स हैं, लेजिटिमेट हैं, इलेजिटिमेट हैं, मतलब कि उनको अब क्या चाहिए नहीं चाहिए, सारी चीजें जो है सो सरकार देखेगी और उनको क्या दिया जा सकता है, क्या उनकी मांगे पूरी की जा सकती है, क्या उनकी मांगे नहीं पूरी की जा सकती, इस पे अब लंबी खींचतान चलेगी। और उसके बाद जो भी होगा सो बाद में अब देखा जाएगा। और देखते हैं कि अब राकेश्वर सिंह कब छूट कर आते हैं और उनकी क्या मतलब की परिस्थिति रहती है। तो इन सब चीजों पे अभी अब जो भी न्यूज आएगा वो देखेंगे। लेकिन अभी जो वस्तु स्थिति है यही है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ सीआरपीएफ के ग्रुप पे, सीआरपीएफ बटालियन पे, और उसके बाद फिर अभी एक हमारे सीआरपीएफ के जवान के एक्टिविटी में है और सरकार के साथ अभी निगोशिएशन चलेगी। तो ये हमारा आज का जो नक्सल अटैक का जो इशू था उस पे हमने देखा कि क्या परिस्थिति है। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आगे की वीडियोस की आपको मिलती रहे। धन्यवाद।